और फिर उसी खबर पे आते हैं जिसकी बात हो रही थी। इधर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी बवाल हो गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और नेपाल की तारीफ की। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार को पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने की सलाह दी। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. पाकिस्तान पर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को देश के सैनिकों का अपमान बताया। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वोट रक्षक अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने उन सीटों को चुना जहां वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हारी थी। इन सीटों पर हर 20 बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात किया जाएगा। वोट रक्षक मतदाता सूची पर लगातार नजर रखेंगे। नाम जोड़ने या हटाने में गड़बड़ी दिखे तो वो तुरंत चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार फिर बवाल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट में कटौती का विरोध कर रहे हजारों लोग पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पेरिस की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद उन्हें घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत की वजह से पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी रही। लेकिन पुलिस की मुसीबत तब बढ़ गई जब लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। इसी वजह से हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि फ्रांस की सरकार अगले साल के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती की तैयारी में जुट गई। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटना और फ्रांस की 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना भी शामिल रहा। फ्रांस की सरकार ने दलील दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जबकि फ्रांस के ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं और सिर्फ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। इसी के विरोध में फ्रांस के कई शहरों में लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए पेरिस में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। और हालात बिगड़ने के बाद पेरिस पुलिस के जवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पेरिस पुलिस के इस एक्शन की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें सड़क से घसीटकर हटाने में जुट गए। इसी तरह कुछ और प्रदर्शनकारियों को भी पेरिस पुलिस के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक बवाल होता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि एक तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मोर्चा संभाले खड़े रहे, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे नजर आए। इस दौरान सड़क पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी रहीं। उन गाड़ियों के आगे पुलिस के जवान एक कतार में तैनात दिखाई दिए। तभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग नाक और मुंह ढककर वहां से भागने में जुट गए। सड़क पर हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही खड़े रहे। सिर्फ पेरिस की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि फ्रांस के दूसरे शहरों में भी सड़कों पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले हाईवे तक जाम कर दिए। कुछ जगहों पर पुलिस पर पथराव करने की भी खबरें सामने आई। दावा किया गया कि प्रदर्शन में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। इसी वजह से हालात संभालने के लिए फ्रांस की सरकार ने पूरे देश में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पिछले हफ्ते भी पेरिस समेत फ्रांस के तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था, ताकि देश में सब कुछ ठप करके फ्रांस की सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर बवाल कर दिया था। सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट और ग्रिल तक डाल दिए गए थे। और तो और प्रदर्शनकारियों ने बड़े बड़े कूड़ेदान डालकर सड़कों को बंद कर दिया था।
और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आए, क्योंकि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पेरिस की सड़कों से प्रदर्शनकारी नहीं हटे। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। कुछ प्रदर्शनकारी तो आंसू गैस के गोलों को पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। पिछले हफ्ते भी फ्रांस सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पेरिस समेत वहां के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर जमकर तांडव किया था। सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट, ग्रिल और बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए गए थे। फ्रांस में लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि फ्रांस की सरकार ने 2026 के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती का प्लान तैयार किया। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटाना और 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल है। फ्रांस सरकार ने दलील दी कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन वहां की ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं। इसीलिए फ्रांस की सरकार को झुकाने के लिए लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से आंदोलन छेड़ दिया। इधर दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा और दिल्ली में पुलिस ने गैंगस्टरों के 39 ठिकानों पर छापेमारी की और उसी दौरान प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए, 1.25 किलो सोना और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में हुई हत्या के एक मामले में फरार चल रहे गुड्डू नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में वो गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर रेप, हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने 4 किलो हेरोइन के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस गिरोह के बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी। उधर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर कासिम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तबाह किए गए लश्कर के गढ़ मरकज तैयबा की बर्बादी के सबूत दिए। लश्कर कमांडर ने आतंक के उस गढ़ के सामने खड़े होकर यह दावा किया कि लश्कर जल्द ही उस मस्जिद को दोबारा बना लेगा। आतंकी कासिम के मुताबिक वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान उसने यह बात भी कबूल की कि मुरीदके में मौजूद लश्कर के उस सबसे बड़े सेंटर को ऑपरेशन सिंदूर में नेस्त नाबूद कर दिया गया था। कासिम ने यह भी माना कि वहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें आतंकी हमलों के लिए तैयार किया जाता था और फिर भारत समेत दूसरे देशों में हमले के लिए भेजा जाता था। यह वही मस्जिद है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सटीक हमला कर मलबे में बदल दिया था। भारत के हमले से लश्कर का यह ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया था। और उसी मस्जिद के मलबे के सामने खड़े होकर लश्कर के कमांडर कासिम ने इसका सबूत भी दिया। उसने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने लश्कर के मुख्यालय यानी मरकज़े तैयबा को बर्बाद कर दिया था और उसे दोबारा बनाने का काम तेज हो गया। जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने पोसने के आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन उसी के पंजाब प्रांत के मुरीदके में खड़े होकर लश्कर के कमांडर कासिम ने पाकिस्तानी दावों की पोल खोल दी। बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारूक हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। ये मलबा जहां दिखाया गया वहां कभी आतंकी संगठन लश्कर का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में मौजूद इस मस्जिद को मरकज़े तैयबा कहा जाता था। माना जाता है कि लश्कर के आतंकियों को इसी मस्जिद में ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी वजह से भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर के इस मुख्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफ में आए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने मुख्यालय पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शिफ्ट करने शुरू कर दिए। सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने टेरर कैंप बनाने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकेले पीओके में ही भारतीय सेना ने कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। इनमें जैश और हिजब दोनों के कई कैंप थे।
सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय सेना के खौफ की वजह से आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने ठिकाने बनाना बेहतर समझा। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि उन पर हमला करना आसान न हो। दावा तो यह भी किया गया कि जैश और हिज्ब ने आतंकियों की भर्ती भी तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी रैली और धार्मिक सभाएं करके युवाओं को अपने संगठनों से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों ने दावा किया आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद 25 सितंबर को पाकिस्तान के पेशावर में एक रैली करने की तैयारी में। मतलब वहां आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की कोशिश तेज हो गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी संगठनों में इस कदर खौफ पसर गया कि उन्होंने अपने इलाके बदलने शुरू कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश और हिज्ब के आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बंदाई इलाके में नए आतंकी सेंटर बनाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि हिजबुल मुजाहिदीन ने वहां HM 313 नाम का एक ट्रेनिंग कैंप बनाया जो अलकायदा की 313 नाम की ब्रिगेड से जुड़ा बताया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने धार्मिक सभाओं और रैलियों के जरिए आतंकियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह इस बात से बेखबर होने का नाटक करती दिखी। इस पर भारत ने उसे निशाने पर लिया। is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना ने आतंकियों को सुरक्षा देने का काम शुरू कर दिया। उस पर बड़ी खबर आई ईरान के चाबहार बंदरगाह पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि सितंबर महीने के अंत तक चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वालों पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। भारत पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है क्योंकि भारत भी इस बंदरगाह पर एक टर्मिनल बना रहा है।